परिचय। खाना बनाते समय यदि आप करछी को पकाने वाले बर्तन में छोड़ दें तो जब थोड़ी देर बाद आप इसको छुएंगे तो यह गर्म महसूस होगा। ऐसा क्यों होता है? आप कलछी को गर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर ये गर्म है कैसे? आइए इस पाठ में इसकी पड़ताल करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: ऊष्मा के प्रभाव का वर्णन करना, ऊष्मा के स्थानांतरण के प्रकारों को पहचानना, चालन, संवहन और विकिरण, ऊष्मा के चालक और कुचालक का वर्णन करना। ऊष्मा के प्रभाव। जब किसी वस्तु को ऊष्ण किया जाता है तो उसमें कई परिवर्तन होते हैं। वस्तु गर्म हो जाती है, वस्तु का आकार फैल या सिकुड़ सकता है। कोई पदार्थ ऊष्ण करने पर अपनी अवस्था भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए पानी को ऊष्ण करने पर यह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा का प्रभाव। ताप में परिवर्तन। गर्म करने पर हम ताप में परिवर्तन देखते हैं। गर्म करने पर ताप बढ़ जाता है और ठंडा करने पर ताप घट जाता है। प्रकृति में सूर्य की ऊर्जा ताप में परिवर्तन लाती है। दिन गर्म होते हैं जबकि रातें ठंडी होती हैं। गर्मियां उष्ण होती हैं, जाड़ा ठंडा होता है। ऊष्मा का प्रभाव। पदार्थ का प्रसार। पदार्थ ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है। ऊष्ण करने पर तीनों प्रकार के पदार्थों का प्रसार होता है। पदार्थ का प्रसार निम्न बातों पर निर्भर करता है: वह ताप जिस पर इसे गर्म किया जा रहा है। इस स्थिति में जब हम प्लेट को गर्म करते हैं तो जितना ज्यादा ताप होगा उतना ज्यादा प्रसार होगा। पदार्थ का प्रसार गर्म किए जा रहे पदार्थ के आकार पर भी निर्भर करता है। प्लेट या गेंद जितनी बड़ी होगी, ताप बढ़ने पर उसका प्रसार उतना ही अधिक होगा। गर्म किए जा रहे पदार्थ की प्रकृति प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे तांबा ताप बढ़ने पर लोहे से ज्यादा फैलता है। द्रव और गैस तरल होते हैं, ये गर्म करने पर फैलते हैं। गैस में प्रसार ठोस और द्रव की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। पदार्थों के प्रसार का उपयोग। आइए दैनिक जीवन में ठोस पदार्थ के तापीय प्रसार के व्यवहारिक उपयोग देखें। बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे का हाल गर्म करके लगाया जाता है। जब धातु ठंडी होती है तो यह लकड़ी के पहिए को मजबूती से जकड़ लेती है। जहां पर रेल की पटरियां फिश प्लेट की सहायता से जुड़ती हैं, वहां पर एक छोटा सा रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। यह रिक्त स्थान गर्मियों में पटरियों के प्रसार के लिए छोड़ा जाता है। ऊष्मा का प्रभाव। भौतिक परिवर्तन। आइए अब देखें कि ऊष्मा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे लाती है। ऊष्ण करने पर ठोस द्रव में और द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत ठंडा करने पर गैस उष्णता खोकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है और द्रव उष्णता खोकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे उसका गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है और गैस में परिवर्तित होने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। ऊष्मा का स्थानांतरण। आपने शायद ध्यान दिया हो कि जब स्टोव जल रहा होता है तो कमरे की वायु थोड़ी गर्म हो जाती है।
यदि इस वायु को एक खुली खिड़की से बाहर आने दिया जाए तो यह धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। खाना बनाने के बर्तन में छोटी करछी गर्म हो जाती है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि उच्च ताप पर वस्तुएं ऊष्मा निर्मुक्त करती हैं और परिणाम स्वरूप उनका ताप गिर जाता है। जब वस्तुएं ऊष्मा प्राप्त कर लेती हैं तो उनका ताप बढ़ जाता है। विभिन्न तापों पर वस्तुओं में परस्पर ऊष्मा का परस्पर विनिमय होता है। ऊष्मा के स्थानांतरण के प्रकार। ऊष्मा का बहाव एक निश्चित दिशा में होता है, यानी ज्यादा ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ होता है। जैसे पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा के स्थानांतरण के 3 प्रकार हैं। ये प्रकार हैं चालन, संवहन और विकिरण। चालन। आइए एक प्रयोग करें। एक धातु की छड़ लीजिए। एक सिरे को पकड़िए और दूसरे सिरे को गर्म कीजिए। शुरुआत में छड़ का सिरा गर्म नहीं है, हालांकि बहुत जल्दी हम पाते हैं कि छड़ का सिरा गर्म हो गया है और हम छड़ को अब पकड़े नहीं रह सकते। इसका अर्थ है कि कुछ ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी ठोस पिंड के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित होती है, उसे चालन कहते हैं। चालन मुख्यतः ठोस पदार्थों में होता है। याद रखिए कि चालन निर्वात में संभव नहीं है। याद रखें कि एक पिंड से दूसरे पिंड में ऊष्मा के स्थानांतरण की 2 शर्तें हैं। ये शर्तें हैं, दोनों पिंडों के बीच संपर्क होना चाहिए और दोनों का ताप भिन्न होना चाहिए। संवहन वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण पदार्थ के गर्म कणों की वास्तविक गति के कारण पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, उसे संवहन कहते हैं। ऊष्मा का संवहन तरल पदार्थों जैसे द्रव और गैस में होता है और इसमें पदार्थ गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर जाता है। संवहन में ऊष्मा गतिशील गैसों जैसे वायु और गतिशील द्रव जैसे जल के माध्यम से स्थानांतरित होती है। वायु की वह गति जो ऊष्मा को गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों तक ले जाती है, उसे संवहन धारा कहते हैं। विकिरण एक तीसरा प्रकार भी है जिससे ऊष्मा गर्म पिंड से ठंडे पिंड में जा सकती है। स्थानांतरण के इस प्रकार को संवहन कहते हैं और इसे दोनों पिंडों के बीच किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। सभी गर्म पिंड ऊष्मा विकिरित करते हैं। गर्म पिंड अपने चारों तरफ ऊष्मा की किरणों का विकिरण करता है। सूर्य की ऊष्मा हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। ये कई लाख किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी तक पहुंचती है। जब ये ऊष्मा किसी पिंड पर पड़ती है तो इसका कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है, कुछ अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग प्रसारित हो जाता है। अवशोषित हिस्से के कारण पिंड का ताप बढ़ जाता है। बादलों वाली रात साधारण रात से गर्म होती है। जब आसमान साफ होता है तो ऊष्मा का विकिरण वायुमंडल में चला जाता है, लेकिन बादलों की उपस्थिति के कारण यह तापीय विकिरण परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ जाता है और हम गर्म महसूस करते हैं। थल समीर और समुद्र समीर। उष्णता में भिन्नता के कारण समीर उत्पन्न होते हैं। आइए थल समीर और समुद्र समीर के कारण जानें। दिन के समय थल समुद्र के जल से ज्यादा गर्म होता है। थल की गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और समुद्र की तरफ की ठंडी हवाएं किनारे की तरफ चल देती हैं। यह समुद्र समीर होती है।
रात में ठीक उल्टा होता है। जल थल की तुलना में देर से ठंडा होता है, अतः थल से ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ चल देती हैं। इसे थल समीर कहते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऊष्मा के स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं। ये प्रकार हैं चालन, संवहन और विकिरण। ठोस पदार्थों में सामान्यतः ऊष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है। द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।